हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त शुरुआत करेंगे जबलपुर से आ रही एक अहम खबर के साथ। कोयले की उपलब्धता पर सीईए की एक रिपोर्ट आई है। सीईए की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि देश के 116 पावर प्लांट क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गए हैं। 15 पावर प्लांट्स में कोल स्टॉक खत्म हो गया है। 27 प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा है। 20 प्लांट्स में 2 दिन का कोयला बचा है। 21 प्लांट्स में सिर्फ 3 दिन का कोयला स्टॉक है। मध्य प्रदेश के केवल 2 प्लांट को छोड़कर बाकी सभी क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं। तो जो बार बार ये आशंका है कि क्या प्रदेश में या देश में कोयला संकट की वजह से विद्युत कटौती या विद्युत की कमी होगी, क्या आने वाले समय में बड़ा संकट होगा, इस पर सीए की रिपोर्ट आई है। और सीए की रिपोर्ट कहती है कि 20 प्लांट में केवल 2 दिन का स्टॉक बचा है। 15 प्लांट्स, इनमें भी स्टॉक की संख्या सीमित है। 21 प्लांट में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। मध्य प्रदेश के केवल 2 प्लांट हैं जिनको छोड़कर बाकी सभी क्रिटिकल स्टेज पर हैं। सिंगाजी पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बाकी है। सतपुड़ा पावर प्लांट में 3 दिन का कोयला बाकी है। बीरसिंहपुर प्लांट में 4 दिन का कोयला बचा है और अमरकंटक में 7 दिन का कोयला शेष है। विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ में। जी विजेंद्र, बताएं इस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से देश भर के पावर प्लांट्स में कोयले की उपलब्धता पर लगातार सतत निगरानी की जाती है और इस उपलब्धता पर रोजाना रिपोर्ट जारी की जाती है। जो ताजा तरीन रिपोर्ट कुछ देर पहले जारी की गई है सीईओ की ओर से, उसमें एक बार फिर खुलासा हुआ है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के पावर प्लांट सहित देश भर के पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। और देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 116 पावर प्लांट्स को क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल के जरिए के द्वारा, और इसमें कहा गया कि यहाँ मैक्सिमम 135 में से 116 पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ 5 दिन या उससे कम का भी कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। 15 पावर प्लांट्स ऐसे हैं देश में जहाँ कोयला खत्म हो चुका है। 27 पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन का, 20 पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 दिन का और 21 पावर प्लांट्स में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। इस लिहाज से ये क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में रखे गए हैं। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2 पावर प्लांट्स छोड़कर बाकी तमाम पावर प्लांट्स को क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। इसमें 210 मेगावाट का उत्पादन करने वाले अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 8 दिन का कोयला शेष है, जबकि बीना पावर प्लांट में 9 दिन का कोयला शेष है। और इसको छोड़ के बाकी तमाम पावर प्लांट की बात की जाए, अनूपपुर, गाडरवारा, संजय गांधी पावर प्लांट, सतपुड़ा या सिंगाजी पावर प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पर 0 दिन से लेकर 6 दिन तक का अधिकतम कोयला शेष है। और इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि नियमों के मुताबिक पावर प्लांट्स की ओर से तय मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं किया गया, या एचईसीएल या एनसीएल या कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोयला आपूर्ति में विलंब किया गया है या तय सीमाओं में नहीं पहुंचा है। तो एक बड़ी रिपोर्ट कह सकते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की, जिससे खुलासा होता है कि जो जिस बिजली संकट की बात की जा रही है, जिस कोयला संकट की बात की जा रही है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। और केंद्र सरकार की एक संस्था ये कह रही है कि देश के 135 में से 116 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां 5 दिन या उससे कम का कोयला बचा है, जो क्रिटिकल स्टेज पर है। जाहिर सी बात है कि इन हालातों पर देखना होगा कि सरकार कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिहाज से क्या कदम उठाती है। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि क्या और किस तरह से कदम बढ़ाए जाते हैं। आज हालांकि कैबिनेट मीटिंग में भी चिंता व्यक्त की गई, उधर अमित शाह भी इस मीटिंग में अपने इस कोयले की जो देशव्यापी समस्या है इस पर मंत्रियों के समूह के साथ बातचीत कर चुके हैं। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए, डिटेल के लिए। दर शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में खाद की कमी को लेकर बातचीत हुई है। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाद की रैक उपलब्ध होगी। शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी न्यास बनेगा। इस न्यास में अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सेमिनार शोध के आयोजन होंगे। न्यास में पार्क लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में उद्योग क्रांति योजना के तहत
उद्योगों को जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। उद्योगों को अविकसित जमीन दी जाएगी। बेटमा में 190 हेक्टेयर जमीन पर फर्नीचर क्लस्टर बनाने का फैसला हुआ। गरीबों को राशन के साथ मूंग की दाल देने का फैसला हुआ। कई सड़कों के प्रस्ताव को भी पास किया गया। कैबिनेट बैठक पहले कल यानी 13 अक्टूबर को थी, लेकिन दुर्गा अष्टमी के चलते आज अचानक से कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसमें हमारी सड़क की जो चौड़ाई 5.5 मीटर थी, उसके स्थान पर अब 2 लेन 7 मीटर की चौड़ाई के प्रस्ताव अब लाए जाएंगे। ऐसी अनेक सड़कें हैं। 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी से पृथक कर अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति आज दी गई है। हमारे 13 अनुबंधों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच में सीएम शिवराज ने साफ किया कि प्रदेश में डीएपी और खाद की कोई कमी नहीं। सीएम शिवराज ने खाद की उपलब्धता को लेकर अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी के साथ बैठक की। सीएम ने खाद वितरण की व्यवस्था पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर प्रदेश में उपलब्ध खाद का किसानों को वितरण सुनिश्चित करें। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि अभी सरकार के पास खाद का जो स्टॉक उपलब्ध है, उसके आधार पर जिले में अधिक से अधिक खरीदी केंद्र शुरू करें। मार्कफेड, सहकारी समिति और निजी बिक्री करने वाले अधिक केंद्र खोलें ताकि एक ही स्थान पर भीड़ न जमा हो। जो उपलब्ध स्टॉक हमारे पास है, उसके आधार पर जिले में अधिक से अधिक केंद्र चालू करें। एक जगह भीड़ में देर लगती है, फिर इंतजार लंबा होता है, लाइन लगती है और उसके कारण फिर कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। इसलिए मार्कफेड हो, सहकारी समिति हो, निजी जो बेचने वाले हैं, आप अधिक केंद्र खोलिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना जरूरी है। बेटियों को केवल पूजना ही नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना और सबकी लाडली बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भोपाल में 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन व्यवस्थित रूप से हो। लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों की वर्चुअली माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मिंटो हॉल में होने वाले राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा, बेटियों की समृद्धि और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आयोजित इस उत्सव में प्रत्येक आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में वर्चुअल माध्यम से बालिकाओं को जोड़ा जाए। उत्सव में प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को बेहतर बनाने के लिए सभी लाडलियों को कक्षा 12वीं पास करने के बाद स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कम से कम 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर संबंधित संस्थाओं में प्रवेश पर 20,000 रुपए की राशि देने का सुझाव दिया गया है। और अब बात मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के रण में दोनों पुराने प्रतिद्वंदी अब आमने सामने हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उमा भारती, ये दोनों आमने सामने हैं। 2003 के चुनाव के बाद एक बार फिर ये प्रचार में एक दूसरे से भिड़ते दिखेंगे। इन दोनों ही दिग्गजों से बीते कई सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में दूरी बना रखी थी। उमा भारती को प्रदेश की सियासत से दूर रखा गया था। हालांकि 28 सीटों पर उपचुनाव में उमा भारती ने प्रचार किया था। वहीं साल 2018 के चुनाव और 28 सीटों पर उपचुनाव में दिग्विजय सिंह ने पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद कहा था कि उनके प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। लेकिन खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ये दोनों ही दिग्गज चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। दिग्विजय सिंह जी 28 उपचुनाव में भी नजर आए तो लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं, तो ये कहना गलत है कि वो अभी सक्रिय हैं और पहले सक्रिय नहीं थे। हाँ, उमा भारती जी जरूर नदारद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रदेश की 402 सदस्य कार्य समिति में उनका नाम शामिल नहीं किया है।
वो भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा समय समय पर करती रहती है। अब चूंकि उन्होंने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी से शराब को लेकर लठ लेकर सड़कों पर आएगी, तो सरकार डरी हुई है, तो कहीं ना कहीं पुचकारने का, मनाने का खेल जारी है। माननीय उमा जी तो जब जिस चुनाव में आवश्यकता हुई है वो निकली ही। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो कांग्रेस बचना चाहती है कि दिग्विजय सिंह का चेहरा कम से कम जनता को दिखे। कहीं ऐसा नहीं 10-15 साल पुरानी वही फिर से बंटाधार वाली छवि उनकी सामने नजर आती है, क्योंकि वही एक चेहरा है, जब भी निकलेगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान करता है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता गांव-गांव, घर-घर दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर के पक्ष में कांग्रेस के जिला प्रभारी अरुणोदय चौबे और युवा नेता कुणाल चौधरी ने प्रचार की बागडोर संभाल रखी। कांग्रेस का प्रचार करने पहुंचे भिंड जिले के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष संजू जाटव ने बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी बताते हुए चाइना का माल बताया। इधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांव-गांव में भ्रमण कर प्रचार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन पर बैठक कर प्रचार करते नजर आते हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार चबूतरे पर बैठकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के क्षेत्र में विजय संकल्प पर्व मनाने के लिए बीजेपी ने बड़े नेताओं को कार्यक्षेत्र बांटा। आज की चुनाव प्रबंधन की बैठक में तय किया गया कि सीएम शिवराज रैगांव में विजय संकल्प पर्व मनाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में विजय संकल्प पर्व मनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बड़वा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी इस दिन विजय ध्वज हर बूथ पर लगाएंगे। विजय पर्व में बीजेपी ने मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी हैं। इंदौर प्रशासन ने मंगलवार को नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को कलेक्टर कार्यालय के सामने बने नए स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करवाया। दरअसल स्टेडियम में कई खेल आयोजन होते हैं। खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए खिलाड़ी 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। हर बार लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सामग्री वितरण के लिए नेहरू स्टेडियम को केंद्र बनाया जाता है। चुनाव के बाद काउंटिंग और स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती थी और इस वजह से स्टेडियम परिसर का काफी हिस्सा प्रशासन ने प्रतिबंधित किया था, जिससे स्टेडियम में खेल नहीं हो पा रहे थे। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रशासन को ईवीएम शिफ्ट करने का आदेश हुआ था। ग्वालियर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तुलसी सिलावट मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जैसे इस बात की जानकारी मंत्री सिलावट को लगी, वो सर्किट हाउस में जिले की समीक्षा बैठक छोड़कर उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के लोगों ने मंत्री के साथ बहस की। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखकर मंत्री सिलावट उन्हें सर्किट हाउस के कमरे में ले गए और एकांत में उनकी समस्याओं को सुना। तब कहीं जाकर हिंदू जागरण मंच की नाराजगी दूर हुई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मंत्री को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने शहर में हो रहे अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया, जिस पर प्रभारी मंत्री सिलावट ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हिंदू जागरण मंच का एक ज्ञापन मुझे मिला है, इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। इसके मैं पूरी जांच के आदेश दे रहा हूँ। अतिक्रमण जो अवैध हो रहे हैं उनको हटाने का। अच्छा, अभी आपको लेकर नाराजगी भी थी कुछ? अरे परिवार के लोग हैं, सुनो, ये मेरे परिवार के लोग हैं कि इनको जितना अधिकार कर सकते हैं, इनको मेरी कोई शिकायत नहीं मेरे उनसे। 2 दिन पहले देवास में डिप्टी कलेक्टर के सरकारी निवास पर चोरी करने और तंज भरे अंदाज में चिट्ठी छोड़ने वाले शातिर चोर गिरफ्तार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र का चर्चाओं में रहा चोरी का ये मामला पुलिस के लिए एक चुनौती था। दरअसल पिछले दिनों डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ के सरकारी आवास पर चोरी का मामला सामने आया।
मामला इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में आया क्योंकि चोर ज़्यादा सामान नहीं मिलने से नाराज़ हो गए और चोर ने अपने हाथों से लिखी एक चिट्ठी छोड़ दी जिसमें लिखा कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था। फिलहाल ये गौड़ खाते गांव में एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं। उनका शहर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास है। 15 दिन से उनका घर सूना था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित शासकीय आवास जो श्रीमान त्रिलोचन गौड़ डिप्टी कलेक्टर महोदय जो वर्तमान में एसडीएम खाते गाँव है, उनके सूने आवास में चोरी की घटना वारदात हुई थी। 9 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात आरोपियों को। तो कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। घटनास्थल की उनसे तस्दीक भी कराई गई। और हमारे सहयोगी मोनीश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मोनीश, अपने आप में ये मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि जो नोट छोड़ा गया था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा हो। बताएं पूरा मामला। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में चोरी की वारदात इतनी चर्चाओं में आ चुकी थी कि पुलिस पर काफी दबाव बनता जा रहा था। किसी भी तरह से ये आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। हालांकि अभी नवरात्रि का भी समय है, पुलिस की दूसरी ड्यूटी जिम्मेदारी होती है, पर उसके बावजूद भी लगातार पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके इनको खोजने का प्रयास किया। उसी प्रयास में कहीं ना कहीं सफलता इनको मिल गई है और 2 आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है कि इन 2 आरोपियों के अलावा एक और आरोपी, मुख्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल पूरा मामला ये था कि पिछले दिनों देवास पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के शासकीय निवास पर, सरकारी निवास पर चोरी हुई थी। चोरी की वारदात के बाद में एक चिट्ठी भी वहां पर मिली थी जिसमें बड़ा तर्ज भरा कंस दिया गया था और इसमें बोला गया था कि अगर पैसा नहीं है तो लॉक क्यों करते हो कलेक्टर। और वो चिट्ठी वायरल होने के साथ लगातार सुर्खियां बटोर रही थी और उसी सुर्खियों के चलते लगातार पुलिस दबाव में थी और उसका चोरों को खोजने का प्रयास कर रही थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो चोर पकड़े गए हैं और जिस तरह से एक तरह चैलेंज दिया था और एक तंज कसते हुए एक नोट छोड़ा था, इसके बाद पुलिस टीम के लिए बड़ी चुनौती थी इसका जल्दी पर्दाफाश करना और आरोपियों को पकड़ना। जबलपुर से अहम खबर। लोकायुक्त पुलिस ने लोक शिक्षण विभाग की संयुक्त संचालक और उनके 2 सहयोगियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बताया गया कि संयुक्त संचालक राम मोहन तिवारी और उनके 2 सहयोगी अशोक कुमार और संतोष भटेले प्यून अनीशा बेगम से 21,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे और ये रिश्वत विभागीय कार्रवाई को खत्म करने और उनसे शासकीय मकान खाली न कराने के एवज में ली जा रही थी। लोक शिक्षण कार्यालय से अगस्त महीने में कंप्यूटर चोरी हो गया था। इस मामले में प्यून अनीसा बेगम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही थी और इसी कार्रवाई को खत्म कराने के एवज में 21,000 की रिश्वत मांगी गई, लेकिन अनीसा बेगम ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस में कर दी। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने 21,000 रुपये के नोट लेकर अनीसा बेगम को लोक शिक्षण कार्यालय भेजा और जैसे ही उन्होंने ये रकम राम मोहन तिवारी और उनके 2 सहयोगियों अशोक कुमार और संतोष भटेले को सौंपी तो लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।